सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 11 हमारी करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन की सीरीज़ का। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्ट्रैटेजीज फॉर एड्रेसिंग डाइवर्सिटी विद रेफरेंस टू RTE 2009। यानी इसका क्या मतलब है कि एक क्लास में अलग अलग टाइप के लर्नर्स, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। मे बी किसी को डिसेबिलिटी हो या कोई स्लो लर्नर हो, कोई हाइपर एक्टिव स्टूडेंट हो, ठीक है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, यानी बहुत अलग अलग पर्सनालिटी के स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में। तो उन्हें एक साथ जोड़कर कैसे पढ़ाना है, इसके बारे में RTE क्या बताता है, क्या गाइडलाइंस देता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राइट टू एजुकेशन क्या है। राइट होता है अधिकार और एजुकेशन तो आपको पता ही होगा। तो राइट टू एजुकेशन का ये मतलब है कि हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए 14 ईयर्स तक की एज में, और उसकी जो एजुकेशन है वो फ्री होनी चाहिए और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। जिस वजह से जो गवर्नमेंट स्कूल आपने देखे होंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि ये रूल है कि हमें हर एक बच्चे को पढ़ाना है फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो 14 ईयर यानी एलिमेंट्री क्लासेस तक हमें बच्चों को फ्री में पढ़ाना है। कंपलसरी होता है ज़रूर, ठीक है। और ये भी बताता है कि जो बच्चे की एज अप्रोप्रिएट क्लास है, जैसे कि कोई 10 साल का बच्चा है और वो कभी स्कूल नहीं गया, तो उसे हमें फर्स्ट क्लास में नहीं डालना, उसको हमें डायरेक्ट फोर्थ क्लास में भेजना है। ऐसे कोई 12 ईयर्स का स्टूडेंट है तो उसे 6 या 7th क्लास में डालना है, हमें फर्स्ट में नहीं डालना अगर वो कभी भी स्कूल नहीं भी गया है तो। ठीक है, तो ये बताता है राइट टू एजुकेशन। अब क्या इसके फीचर्स हैं, क्या खूबी है। सबसे पहला है फ्री और कंपलसरी है। फ्री में बच्चों को एजुकेशन देनी है एलिमेंट्री क्लासेस तक, यानी 8th क्लास तक एजुकेशन देनी है और ज़रूर देनी है, कंपलसरी है। रिलैक्सेशन इन एज, ठीक है, तो बच्चे 6 साल के बाद स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि वो कौन सी एज अप्रोप्रिएट हमें क्लास में भेजना है। स्पेशल कोचिंग अरेंजमेंट का ये मतलब है कि जो बच्चे पीछे रह गए, जैसे मिशन बुनियाद वगैरह आपने सुना होगा स्कूल्स में होता है, तो जो बच्चे थोड़े पीछे रह गए या उनका स्लो लर्नर है, उनके लिए स्पेशल कोचिंग्स वगैरह स्पेशल क्लास अरेंज करनी है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्राइवेट स्कूल, मतलब प्राइवेट स्कूल्स में भी 25% रिजर्वेशन EWS स्टूडेंट्स के लिए होती है, जो इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होती है, और उन्हें उनको फ़ीस में कुछ रिलैक्सेशन देनी पड़ती है। फिर है जूरिसडिक्शन, और ये बोलता है कि ये जो एक्ट है RTE 2009, ये जम्मू कश्मीर को छोड़ के हर एक पे अप्लाई होता है, लेकिन RTE 2009 की बात है। लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर सब में इंक्लूड हो चुका है, हमारे पूरे एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो अब वो चेंज होगा, मे बी कब होगा ये नहीं पता, लेकिन RTE 2009 के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी सारी जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनको ये चीज़ RTE 2009 को मानना पड़ेगा। फिर है टीचर स्टूडेंट रेशो, यानी ये बोलते हैं कि 40 बच्चे जब अगर क्लास में हो तो उसमें एक टीचर पढ़ानी चाहिए, और एक टीचर के पास कम से कम 40 बच्चे होने चाहिए, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स है, प्लेग्राउंड है, लाइब्रेरी है, वो अच्छे से मेंटेन हो, पानी की फैसिलिटीज़ हो, सेपरेट टॉयलेट हो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, प्लेइंग ग्राउंड अच्छा हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो, ठीक है। फिर है नो डिटेंशन, यानी 8 तक के क्लास के बच्चों को हमें फेल नहीं करना, वो आप लोग जानते भी होंगे। मैनेजमेंट जो है स्कूल की वो अच्छे से होनी चाहिए, और करिकुलम जो है सेम करिकुलम सब बच्चों के लिए फॉलो होना चाहिए। अब RTE के 4A क्या है, सबसे पहला है अवेलेबिलिटी, यानी फ्री एजुकेशन टीचर्स दे बच्चों को, तो किस किस की अवेलेबिलिटी, क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। अच्छी ट्रेन टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाएंगे उसके लिए मटेरियल और इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे बिल्डिंग हो गई, लाइब्रेरी हो गई, ठीक है, ये सब अवेलेबल होने चाहिए। फिर है एक्सेसिबिलिटी, यानी जो सब लोग उसको यूज़ कर पाए, प्रॉपर यूज़ कर पाए उन चीज़ों को, ठीक है। फिर है एक्सेप्टेबिलिटी, जैसे टीचर्स को बच्चों को एक्सेप्ट करना है, बच्चों को टीचर्स और स्कूल को एक्सेप्ट करना है, तो सब एक दूसरे को एक्सेप्ट करके चलें और अडेप्ट, मतलब उसे अपने रंग में ढाल ले, आदत डाले। जैसे टीचर है, उन्हें पता है क्लास में कुछ नोटी बच्चे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग रहकर टीचर बच्चों को पढ़ाए, ठीक है। फिर है स्ट्रैटेजीज फॉर डिसएडवांटेज कैटेगरी, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि कोई वीकर सेक्शन से है, ठीक है, और डिसएडवांटेज बच्चे जैसे कोई अपाहिज हो गया, तो उनके लिए क्या क्या करा है RTE 2009 में। सबसे पहला उन्हें कुछ कोटा दिया गया है। फर्स्ट से लेके 8th क्लास के बच्चों को 25% स्ट्रेंथ जो है वो वीकर सेशन की या डिसएडवांटेज ग्रुप की होनी चाहिए, जिसमें SC ST OBC भी आता है, डिसेबल्ड बच्चे भी आते हैं। फिर है मिक्स क्लास, यानी जैसे कुछ ऐसे बच्चे हो गए जो डिसएडवांटेज हैं उन, या फिर वीकर सेक्शन से आते हैं, थोड़े पुअर हैं, तो उन्हें अलग क्लास में नहीं पढ़ाना, सेम क्लास में पढ़ाना है बाकी बच्चों के साथ। फ्री एजुकेशन, यानी कोई उनसे ट्यूशन फीस नहीं लगी जाएगी, कोई भी टाइप का फ़ंड वगैरह उनसे नहीं लेंगे।
डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी वे से, सबके लिए सेम एटमॉस्फेयर होना चाहिए, सबके लिए सेम ट्रीटमेंट होनी चाहिए। फिर है सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, यानी कि जैसे जिन बच्चों को चलने में प्रॉब्लम है, वो व्हील चेयर पे हैं, तो उनके लिए रैम्प होनी चाहिए, लिफ्ट्स होनी चाहिए, क्लासरूम में प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, जिनको देखने में प्रॉब्लम है ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करने चाहिए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ अच्छा होना चाहिए। अब इंक्लूसिव एजुकेशन एंड आरटीई। इंक्लूसिव का मतलब हम पहले जानते हैं, आरटीई तो राइट टू एजुकेशन आपको पता है। इंक्लूजन का मतलब है सब लोगों को मिलाना, चाहे वो कोई से भी ग्रुप के हों, कोई से भी एज के हों, कैसे भी लर्नर्स हो, सबको मिलके हमें एक साथ पढ़ाना है, ठीक है। और ये वही बात हो गई कि 25% बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल वाले भी रखेंगे। फिर है चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग द आरटीई 2009। क्या क्या दिक्कतें हुई आरटीई 2009 को लागू करने में? सबसे पहला, आउट ऑफ स्कूल, जो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कभी स्कूल गए नहीं हैं, उनको लाने में, उनको स्कूल भेजने में बहुत दिक्कत होती। कम से कम 80 लाख बच्चे ऐसे थे 2009 तक के सर्वे तक जो स्कूल ही नहीं जा पाए। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज, जैसे ये जो अलग अलग एजेंसीज हैं, अलग मिनिस्टर्स हैं, अलग डिपार्टमेंट है, इनके बीच का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से नहीं निभाते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। फिर है वेरियस काइंड्स ऑफ स्कूल, मतलब अलग अलग काइंड्स के स्कूल्स हैं, जिसमें केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय है, सैनिक स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, सब में लागू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर है डिफरेंट लैंग्वेजेस। देखो हमारे यहाँ पे 1600 प्लस लैंग्वेजेस हैं, मतलब 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, 1900 से ज़्यादा मदर लैंग्वेज है, 500 से ज़्यादा डायलेक्ट्स हैं, मतलब बोली भाषा बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से एक साथ पढ़ाने में बच्चों को भी दिक्कत, पढ़ने में बच्चों को दिक्कत होती है और पढ़ाने में टीचर्स को। फिर है प्रिविलेज और लेस प्रिविलेज बच्चों के बीच में दिक्कत। जैसे जो बच्चे हैं जिनको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, उनको पढ़ने में दिक्कत नहीं होती, वहीं दूसरी तरफ ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो पीछे रह जाते हैं। इसलिए एक डिफरेंस आ गया है प्रिविलेज और लेस प्रिविलेज बच्चों के बीच में। फिर है इम्बैलेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से निभाना नहीं चाहता, पेरेंट्स टीचर्स पे छोड़ देते हैं, टीचर्स पेरेंट्स पे छोड़ देते हैं, मतलब या कोई डिपार्टमेंट है वो स्कूल पे छोड़ देता है, मतलब कोई भी अपनी जिम्मेदारी प्रॉपर तरीके से नहीं लेता। मैनी डिजर्विंग केसेस डिप्राइड एडमिशन, कुछ बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाते किसी भी रीज़न की वजह से। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो इम्प्लीमेंटेशन में आरटीई की आती थी। अब देखिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए, क्या रेमेडियल स्टेप थे। सबसे पहला है स्ट्रेंथनिंग द कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उनको स्ट्रेंथन करना है, उनको मजबूत करना है, उनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए। फिर है डेवलप अ सेट ऑफ मॉडल रूल्स। सब लोगों के लिए रूल सेट होने चाहिए कि आपको इनको फॉलो करना है। कर्बिंग कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। प्राइवेट स्कूल जैसे अपने बच्चों को ज़्यादा एजुकेशन में खर्च करते हैं और उनसे ज़्यादा पैसे लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में जैसे बिल्डिंग्स वगैरह कभी कभी हम देखते हैं अच्छी नहीं है, रिपेयर नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइवेट तो अपना स्कूल का ध्यान रखते हैं। स्ट्रेंथनिंग द एजुकेशन डिपार्टमेंट। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको मजबूत करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट के चलनी है, बच्चे की जिम्मेदारी एक दूसरे पे नहीं डालनी, खुद सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। और जो गलत काम हो रहा है उसे चेक करते रहना है, सर्वे वगैरह हमें करते रहने हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है इम्प्लीमेंटेशन में वो दूर हो जाएंगी। अब देखिए आरटीई की क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। आरटीई की वजह से बहुत लोग स्कूल में और बच्चे आ रहे हैं, मतलब स्कूल में एनरोलमेंट रेशो बढ़ रही है, अटेंडेंस रेशो भी बच्चों की बढ़ रही है। अचीविंग ऑफ बेसिक नॉलेज। कम से कम बेसिक नॉलेज बच्चों को मिल रही है 8th क्लास तक। उसके बाद बच्चे अपने खुद डेवलप हो जाते हैं कि उन्हें एजुकेशन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो इतने मैच्योर हो जाते हैं। फिर है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जितना बच्चे पढ़ेंगे उतना उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने का तरीका सलीका उनमें आएगा। फिर है बून फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। जो बच्चे पैसे नहीं दे पाते थे, इस वजह से स्कूल नहीं जाते थे, उनके लिए फ़ायदा है क्योंकि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है। एक्स्ट्रा केयर फॉर वीक स्टूडेंट, जिसमें वीक स्टूडेंट्स का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है और सबको फ्री एजुकेशन मिलती है। अब देखिए इसकी कुछ स्ट्रेंथ है तो साथ में इसकी कुछ वीकनेस भी है। सबसे पहली इसकी वीकनेस है क्वालिटी सेक्रीफाइस एट द कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी। यानी सिर्फ ये देखते हैं कि ज़्यादा से बच्चे स्कूल में है, स्कूल में है, स्कूल में है, इसकी वजह से क्वांटिटी तो वो देख रहे हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को तो वो देख रहे हैं, लेकिन क्या उन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को क्या उतनी क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, क्या उन बच्चों को ढंग से पढ़ाई हो पा रही है उन बच्चों की, ये ध्यान नहीं दिया जाता। कभी कभी क्या होता है टीचर्स पे इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है क्योंकि उनको एक क्लास में 100 से भी ज़्यादा बच्चे संभालने पड़ते हैं, या कोई बच्चा ऐसा है जो कभी स्कूल गया ही नहीं, उसको सीधे तुमने 6th में डाल दिया, 7th में डाल दिया और उसे ABC भी नहीं आती,
तो टीचर्स पे बर्डन हो जाता है। सेटबैक टू गुड एजुकेशन, यानी वीक और गुड स्टूडेंट्स में जो वीक हैं वो तो बहुत पीछे रह जाते हैं, और जो अच्छे बच्चे हैं, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो आगे आ जाते हैं। वेरी एक्सपेंसिव वेंचर, यानी कि इसमें बहुत पैसा लगता है। गवर्नमेंट के कम से कम 2.31 लाख करोड़ रुपए लगे थे आरटीई को इम्प्लीमेंट करने में। फिर है शॉर्ट ऑफ ट्रेन टीचर्स, मतलब कि टीचर्स तो हैं, गवर्नमेंट के पास टीचर्स हैं, लेकिन ट्रेन टीचर्स नहीं है, अच्छी टीचर्स नहीं है। बस डिग्री ले ली, टीचर बन गए, पढ़ाने का मन नहीं करा, खुद आता नहीं, ऐसी भी बहुत सारी टीचर्स हैं। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स है जो आरटीई में आती हैं इम्प्लीमेंट करने में, उसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़ तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।